नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। लद्दाख ने जो हिमाकत की है, क्या उसका जवाब आर्थिक मोर्चे पर दिया जा क्या पर घेरा जा सकता है? क्या चीन से आर्थिक मोर्चे पर मुकाबला संभव है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी, साथ ही मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजीत कुमार जी, जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट भी हैं, और साथ ही जुड़ गए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से प्रवीण खंडेलवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में हमारा जो फोकस है वो इस पर रहेगा कि किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, किस तरह चीन ने जो हिमाकत की है उसका जवाब दिया जा सकता है आर्थिक मोर्चे पर। वास्तव में इस समय गलवान में क्या स्थिति है, डिफेंस की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर इनपुट के लिए मैं सबसे पहले आना चाहूंगी रंजीत जी आपके पास। रंजीत जी, हमें ये बताइए, आपको जानकारी रहती है, लंबे समय से आप डिफेंस कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसके आप जानकार हैं, तो इस समय किस तरह के इनपुट आ रहे हैं, क्या स्थिति है गलवान में? देखिए, 15 जून की रात को जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर की थी, उसके बाद से गलवान घाटी इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। चीनी सेना ने भारत के 10 सैनिकों को बंधक बना के रखा हुआ था, तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि उन भारतीय सैनिकों को लौटाया जाए। 2-3 दिन तक मेजर जनरल स्तर की बातचीत चीनी सेना के साथ होती रही और कल गुरुवार की रात को 10 भारतीय सैनिकों को लौटा दिया गया है। इसके बाद से अब भारतीय सेना चीनी सेना के साथ बात कर रही है कि सभी अपने अपने ठिकानों पर लौट जाएं, लेकिन चीन ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया हुआ है। दोनों ओर से स्टैंड ऑफ की स्थिति जो है बनी हुई है, आमने सामने सेनाएं तैनात हैं और तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है और बातचीत किसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। जी, तो शशांक जी, जिस तरह की पूरी स्थिति हम चीन को देख रहे हैं कि वो उसकी आदत रही है पिछले भी अगर अनुभव हमारे हो कि बैक स्टैबिंग की, और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, अगर हम देखें तो हांगकांग की बात करें, ताइवान, वियतनाम, जापान, पूरे रीजन में में लगा जी। वो अब ये मैं कह सकता हूं कि चीन जो है उसने पहले निर्णय ले लिया है कि 2050 तक वो विश्व की नंबर 1 साइंटिफिक, टेक्निकल और मिलिट्री पावर बन के खड़ा हो जाएगा। जब अमेरिका देशों, इसलिए कि वो जितना लिबरलाइजेशन आएगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एक तो चीन जो है वो इंटरनेशनल रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करना शुरू करेगा, और दूसरा उसकी जो है अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बदलेगी कि वो जो है थोड़ा ज्यादा लिबरल कंट्री की तरह से निकल कर आएगा। तो वो नहीं हो पाया, तो चीन ने इस समय जो है रूस के विघटन से, सोवियत यूनियन के विघटन से ये सबक सीखा कि उसको जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल रखे और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी साथ में बना ले। और अब जो उन्होंने नया निर्णय कर लिया है कि वो विश्व में सबने, तो एशिया में तो जो पहले मानते थे कि और देशों के साथ में मिलकर चलेंगे, अब सबके ऊपर जो है वो अपना हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पूरे सभी देशों पर, पूरे रीजन में एक हॉस्टाइलिटी बना रखी है चीन ने। और साउथ चाइना सी की शशांक जी अगर बात करें तो वहां पर क्योंकि तेल और गैस के भंडार हैं, तो लगातार ये इसलिए भी चीन का फोकस उस एरिया पर रहता है, वो लगातार कब्जा अपना जमाने में लगा रहता है, विस्तारवादी नीतियों को वो अपनाता रहता है उस क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात कही आपने कि वो देखिए ना, वो 9 डैश लाइन को जो है पहले थ्योरेटिकल रहती थी, लेकिन अब उन्होंने वहां पर जो है नेवल इंस्टॉलेशंस बना दिए हैं और उनके देशों के जहाजों को भी, बोट्स को भी, साधारण नागरिकों को भी रोक रहे हैं, उनको कैद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो अमेरिका भी अपनी कोशिश करता है वहां पर अपने हवाई जहाज भेजने की या जहाज भेजने की, उसको भी वो रोक लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ जिनके बहुत अच्छे संबंध थे, उनको कहते हैं कि ये हमारे जूते पे जो है कोई वो रबर का वो धब्बा चिपका हुआ है, इसको फेंक सकते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और हांगकांग में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स कर रहे हैं, ताइवान में कर रहे हैं, अपने बाकी पड़ोसियों के साथ, जापान वगैरह के साथ में भी जो है उनके जो जितने भी पहले डिफरेंसेस थे उनको वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे देश के साथ भी, जिसका कोई खास डायरेक्टली वो उनके साथ कोई
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, वहां भी कर रहे हैं वो। तो एक तरीके से बात यह है कि जो अमेरिका का इस समय पीसफुल एशिया में बनाने का सिस्टम था, उसको हटाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि नई वो चीन ओरिएंटेड सिस्टम वहां पे होना चाहिए। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका है, वो उसी का एक तरीके से कहा जाएगा कि ये एक पहलू है कि एक उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पैसा डालकर जहां पे जिन देशों में पैसा नहीं था उनको पैसा डाल रहे हैं। अगर उनके राजनेताओं को थोड़ा सा पैडिंग करके उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा सकता है तो वो दे रहे थे। और धीरे धीरे चूंकि वो नॉन वायबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थी, तो वो सब प्रोजेक्ट्स जो है चूंकि वो पैसा नहीं कमा पाए, तो उनकी धरती को उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया। कहने कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो अपनी जमीन को हमको दे दीजिए 50 साल के लिए या 99 साल के लिए। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को उन्होंने 99 साल की लीज पर ले लिया उनकी कंपनी ने। तो ये बात चल रही है और मैं देख रहा हूं कि एशिया के कई देशों में और अफ्रीका के कई देशों में चीन का इसके मुकाबले में बहुत खराब फीलिंग्स होनी शुरू हो गई हैं। और वो चाहते हैं कि कोई और देश मिलकर सामने आए जो कि उनको मदद कर सकते हैं। और चीन से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना पैसा माफ कीजिए, या पैसे को जो है इतना तेजी से मत मांगिए, इतने सख्त दरों के ऊपर उनको जो है थोड़ा सा उसके अपनी जो रिटर्न करने के इंटरेस्ट रेट वगैरह उसको कम कीजिए। तो ये जो है चीन का माहौल बन रहा है। लेकिन उनको दो दोस्त बहुत अच्छे मिले हुए हैं। एक पुराना दोस्त है उत्तर कोरिया, और दो नए दोस्त उनके हैं पाकिस्तान और अब नेपाल भी। तो चीन के मैं देख रहा हूँ कि राजनयिक जो है बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत जैसे देश को अब 2 या 3 देशों को मिलकर सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि चीन ने जो है ये नया मोर्चा जो खोला है, ये मुझे लगता है कि चीन के लिए और भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण, और हमको ध्यान रखना है कि वाकई में क्या हम ये चीज में दबाव में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से भारत की जनता जो है जो बहुत वॉलंटरीली इतना जबरदस्त जवाब दिया है कि लोगों ने अपना जो बड़े बड़े टेलीविजन भी उठा के फेंक दिए हैं कह के कि इसमें चीन के पुर्जे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा आपने मुद्दा उठाया है कि अगर आर्थिक संबंधों पे हम ध्यान देते हैं तो उसमें क्या चीजें हमारे जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है, क्या शॉर्ट टर्म में करना होगा, क्या मिडिल टर्म में और लॉन्ग टर्म में करना होगा। तो सरकार जरूर अपना कुछ ना कुछ अपने बनाएंगे, अपने उनकी जिम्मेदारी है कि अपने प्लान्स बनाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से आम जनता को भी हम सबको इन चीजों को ध्यान में रख के चलना है कि हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, अपने जो अपने मैन्युफैक्चरिंग हमारा चूंकि वीक रहा है थोड़ा सा, उसको सप्लाई चेन को किस तरह से जोड़ा जाए और देशों के साथ में। और अपना जो हमारा कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है जबरदस्त, तो बजाय ये खाली ऐसी नॉन एसेंशियल चीजें ना खरीदें। जो अरुण कुमार जी ने कहा है कि 5 बिलियन के करीब उसका असर पड़ता है कि गणेश जी की मूर्ति ले ली, लक्ष्मी जी की ले ली, पिचकारी ले ली, गुलाल ले लिया, या इस तरह की चीजें ले ली, मांझा ले लिया पतंग उड़ाने के लिए। तो वो चीजें चलिए बंद हो सकती हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनको भी किस तरीके से करा जाएगा। जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम वायलेट नहीं करना चाहेंगे, तो उनको किस तरीके से क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अपने आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्वायत्तता बढ़ाएं। और चीन को जो है उसमें पूरे तरीके से भारत के अंदर जो हमारी खासकर स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है कोविड के बाद में, तो उसका जो है चीन को फायदा ना उठाने दें। जी, नॉन टैरिफ बैरियर्स से के जरिए किस तरह चीन पर लगाई जा सकती है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन हमारे साथ मौजूद है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, एक लंबी ट्रेडर्स यूनियन है कि किस तरह से चीन का मुकाबला किया जाए, किस तरह उसे जवाब दिया जाए इकोनॉमिक फ्रंट पर, तो वो क्या लिस्ट है और किस तरह से ट्रेडर्स जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं चीनी सामान का? पूर्णिमा जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे ये कहना है कि हमें चीन की दूरदर्शिता की दाद देनी होगी। चीन ने वर्ष 2000 के अंदर ये भांप लिया कि हिंदुस्तान उसके लिए सबसे बड़ा बाजार बनेगा, और 2001 में हमारा जो कारोबार था चीन के साथ में, चीन से जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो $2 बिलियन का था, और आज 2020 के अंदर वो आकर के लगभग $70 बिलियन हो गया है। तो 20 सालों में 3500% की इंक्रीज चीन ने हिंदुस्तान के अंदर में की है। और आज उसने हिंदुस्तान को वहां लाके खड़ा कर दिया कि हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए, जैसे भी शशांक जी कह रहे थे, जरूरत की वस्तुओं, गैर जरूरत की वस्तुओं, हर वस्तु के अंदर चीन ने अपनी पैठ बना ली है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हुए
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले इस बात का अध्ययन किया कि चीन से हम क्या क्या सामान इंपोर्ट करते हैं। चीन से हम बेसिकली 4 वर्टिकल में इंपोर्ट करते हैं। एक वर्टिकल है फिनिश्ड गुड्स का, दूसरा वर्टिकल है रॉ मटेरियल का, तीसरा वर्टिकल है स्पेयर पार्ट्स का, और चौथा वर्टिकल है टेक्नोलॉजी ड्रिवन गुड्स का। हमने इस चाइनीज बॉयकॉट कैंपेन में, जो हमने 10 जून को शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में, हमने इसमें पहले 3000 वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो सारे के सारे जिनका ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के अंदर उपलब्ध है। उसके लिए हमें कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। और वो जो 3000 प्रोडक्ट के बारे में जिसका भी आपने मेरे से सवाल पूछा, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर खिलौने हैं, गिफ्ट आइटम है, फुटवियर है, फैब्रिक है, फर्निशिंग फैब्रिक है, टेपेस्ट्री है, हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाले चम्मच से लेकर के और किचन की बास्केट्स और दुनिया भर की चीज़ें हैं। ऐसी वो तमाम आइटम है जो सुबह से शाम तक हम अपने जीवन के अंदर यूज़ करते हैं, और वो सारे आइटम हिंदुस्तान के अंदर बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो काम संभव हो सकता है, अभी हमारे बॉयकॉट का जो कैंपेन है वो केवल इन आइटमों तक ही रेस्ट्रिक्ट है। हमने मोबाइल को शामिल नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी के दूसरे किसी प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया, क्योंकि अभी हमारे देश में उसके ऑल्टरनेट बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये जो इसके लिए हम पूरे देश के अंदर व्यापारियों को तो हमने जागरूक कर लिया। कोविड के पूरे टाइम 2 महीने में हमने रोज यही काम किया। अब हम कंज्यूमर को जागरूक करने निकले हैं। कंज्यूमर को चीन ने 2 बातें उसके दिमाग में बैठा दी 20 सालों के अंदर। पहली बात तो ये का माल सस्ता है इसलिए आपको लेना है। दूसरी बात उसके दिमाग में बैठा दी कि हिंदुस्तान में तो कुछ बनाने की ताकत ही नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि चीन का जो भी मटेरियल है जो हिंदुस्तान के अंदर में आता है वो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसीलिए चीन के किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई गारंटी नहीं होती। उसके ठीक विपरीत हमारा जो हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है और उसके साथ में गारंटी है। जरूर मैं मानता हूं कि कुछ उत्पाद चीन के सस्ते हो सकते हैं, लेकिन 20 सालों में चीन ने हमको ये सिखा दिया कि आप ये कहो कि चीन के उत्पाद सस्ते हैं। मैं पिछले 3 दिन से लगातार टीवी चैनल्स पर डिबेट में आ रहा हूँ। हर आदमी मुझे ये कह रहा है कि चीन के उत्पाद सस्ते हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है कि क्या आपने कभी दो प्रोडक्ट को मिला करके देखा है? तो हर आदमी ये कहता है नहीं, हमने तो नहीं मिलाया जी। अरे भाई साहब, जब आपने मिलाए तो आप बाजार में तो जाइए। अगर बाजार में 100 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर 40 प्रोडक्ट पे चीन चीज सस्ता हो सकता है, लेकिन 60 प्रोडक्ट में आज भी हिंदुस्तान सस्ता है। इसीलिए जो हिंदुस्तान की जो FMCG कंपनीज है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनीज है, अगर चीन सस्ता होता तो उनके व्यापार बंद हो गए होते। तो हमारा कहना इसमें सिर्फ इतना है कि पहले देखिए, हम एक दिन में चाहे चीन को खत्म कर दें, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हमने फेज्ड अप्रोच रखी है। पहले फेज में हम स्ट्रिक्टली 3000 आइटमों की तरफ हम लगे हुए हैं। हमारा ये मानना है, और अभी जैसे शशांक जी कह रहे थे कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी कहा है, हम दिसंबर 2021 तक, ये हमारा 1.5 साल का कैंपेन है, 2021 तक देश के लोगों की मदद से हम 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट का मतलब है लगभग 20%। जो चाइना का इंपोर्ट हिंदुस्तान में होता है वो वर्तमान में 5.25 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो 20% को अभी हमें कम करना है, और ये हमारा कैंपेन 1.5 वर्ष चलेगा। ये कोई 2 दिन का 4 दिन कैंपेन नहीं है। और इसका जो टेस्टिंग टाइम आएगा वो आएगा हमारा दिवाली। मैं आपको फाइनल बात कह रहा हूँ, आप देखेंगे इस बार, हर बार आप चाइना की दिवाली देखते थे। मैं अपने 7 करोड़ व्यापारियों के भरोसे इस बात को कह सकता हूँ, इस बार हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदुस्तानी दिवाली देखने को मिलेगी, आपको चाइनीज दिवाली नहीं देखने। मैं आपसे इस विषय पर आगे भी चर्चा करूंगी, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल की बात हो, चाहे सरकार से जो लोकल ट्रेडर्स है उनको सपोर्ट की बात हो। लेकिन अभी मैं रंजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह हम चाइना की नीति देख रहे हैं कि वो हर तरफ विस्तारवादी नीति अपना रहा है। साउथ चाइना सी में उसकी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। ताइवान के साथ हम लगातार देख रहे हैं, हांगकांग का एक अलग इशू है। तो ऐसे में क्या इनके आंतरिक राजनीति इतनी ज्यादा
वहां के शी जिनपिंग के लिए एक थ्रेट बन गई है कि उसको अब अपनी जनता का ध्यान बॉर्डर्स की तरफ फोकस करना पड़ रहा है, उसको जनता का ध्यान बॉर्डर्स पर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि कई फ्रंट पे चाइना अपनी आंतरिक स्थितियों में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। रंजीत जी। नहीं, देखिए, चीन की घरेलू राजनीति का असर चीन के नेतृत्व की नीतियों पर जरूर पड़ता है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा भी माहौल नहीं है कि उन्हें उनकी सत्ता को चुनौती पैदा हो, उनकी सत्ता को खतरा पैदा हो। तो इसलिए ये बात कहना ठीक नहीं होगा कि घरेलू राजनीति की वजह से चीन के राष्ट्रपति इस तरह की नीतियां अपना रहे हैं। देखिए, चीन का जो सामरिक माहौल है इस समय चीन के पक्ष में काफी हद तक झुक गया है। अब विश्व मामलों में से कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से अमेरिका ने जिस तरह से अपने पांव खींचे हैं, यूरोपीय संघ जिस तरह से कमजोर हो गया है, सामरिक मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो इस समय चीन को चुनौती देने वाला कोई बड़ी ताकत नहीं है दुनिया में जो चीन के विस्तारवादी हरकतों को प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती दे सके। तो चीन इस हालात का लाभ उठा रहा है। दक्षिण चीन सागर में अभी एम्बेसडर शशांक ने जिस तरह बताया कि वो 9 डैश लाइन खींच करके पूरे समुद्री इलाके पर अपना कब्जा जताना चाह रहा है। इंडोनेशिया के नातुना द्वीप तक, जो इंडोनेशिया कहीं से भी चीन से नहीं लगता है, लेकिन इंडोनेशिया के द्वीप तक उसके पांव पहुंच चुके हैं। और वियतनाम और जो दूसरे देश हैं, फिलीपींस इतना दूर स्थित देश है, उसके भी द्वीपों पर चीन अपना कब्जा जता रहा है। तो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने का, प्रभुत्व जमाने का चीन एक बहुत अच्छा मौका देख रहा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में, जैसा कि अभी आपने बताया, तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और उस पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व जमा करके चीन पूरा एशिया प्रशांत इलाका जो है अपने कब्जे में करना चाहता है, अपने प्रभाव में लाना चाहता है। और यही एक मौका है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, जो एक चाइना ड्रीम की बात करते हैं, पूरे विश्व पर प्रभुत्व हासिल करने की बात करते हैं। अमेरिका जिस तरह से पीछे हटता जा रहा है, तो चीन उसका स्थान लेने की कोशिश कर रहा है और पूरे दुनिया में इसी तरह अपना वर्चस्व बढ़ाने की उसकी जो रणनीति है उसे वो लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी शशांक जी, आपको क्या लगता है कि चीन जो हाल ही में गलवान में जो घटना हुई उसके बाद, और चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया और चीन ने जिस तरह पूरी दुनिया को कोविड वायरस दिया, तो उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का जो भरोसा है वो चीन पर बहुत कम होने लगा है? ये बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं थोड़ा सा रंजीत जी से थोड़ा सा ये मत रखता हूँ विभिन्न, कि चीन के अंदर भी ऐसे नहीं है कि पूरे तरीके से हालात शी जिनपिंग साहब के साथ में हो। अंदरूनी भावनाएं हैं, लेकिन ये है कि वो कुछ निखर कर नहीं आ सकती हैं। जिस प्रकार से उइगुर क्षेत्र के वो करीब 1 मिलियन के करीब लोगों को उन्होंने री एजुकेशन कैंप में डाल रखा है, तो उससे जो है भावनाएं काफी भड़की हैं वहां पर। दूसरा, टिबेटन्स को जिस तरह से दबा रहे हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो है, जो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी तेजी से चल रही थी, उसको उन्होंने थोड़ा बदला तो जरूर है, लेकिन फिर भी वहां के नागरिकों में इसके प्रति भय भी है और आक्रोश भी है। और फाइनली मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने कई सीनियर ऑफिसर्स को, लेफ्टिनेंट जनरल्स तक के लेवल्स के लोगों को जेल में डाल दिया है, या कहीं और करप्ट प्रैक्टिसेस का नाम लगाकर उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो एक तरीके से उन्होंने जो है अपना एक छत्र राज करने के लिए अपने कई सहयोगियों को भी उन्होंने पनिश किया है। तो मैं कहूंगा कि ये चीन के अंदरूनी में थोड़ा सा वो है, मैं पूरे तरीके से वो उनका कंट्रोल है अभी तक, और उन्होंने अपने को माओ से तुंग से भी ज्यादा अपने को मजबूत करने का प्रयास किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर। दूसरा, बाहर जो है जिस प्रकार से तेजी से उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और जहां जहां और देशों को पैसा अपना नहीं खत्म हो चुका था, गरीब मुल्क थे, और वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो पाश्चात्य देश हैं, उन्होंने उनके ऊपर तरह तरह के अंकुश लगा दिए थे। वो कहते थे कि आप जो है अपना व्यवहार जो है अच्छा बनाइए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे आपकी, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए आपके। तो एक तरीके से उनको पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से भी। चीन ने जाकर उनको खूब आसानी से पैसा दिया, तो बहुत उन्होंने वेलकम किया उसको शुरू में, लेकिन जब उसके रिपेमेंट का समय आया तो उन्होंने देखा कि वो कई सारी पॉलिसीज तो ऐसी थी कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये थी कि वो चीन अपना वहां से माल अपने घर ले जाना चाहता था,
और अपने वहां अड्डे बनाना चाहता था। वहां उन्होंने हजारों लाखों लोगों को वहां जाके बसा दिया, कहते हैं ये काम करेंगे यहाँ आकर। तो कई देशों में इस तरह के जो उनके करीब भावनाएं फैलनी शुरू हुई। मलेशिया का केस देखिए, वो ऐसा मानते हैं कि जो वहां पर जिस तरीके से करप्शन का स्कैंडल उजागर हुआ था, उसे मालूम चला चीन का भी पीछे से हाथ था। तो अब ये बातें जो होती हैं, तो जब जहां लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वहां चीजें ज्यादा निकल कर आ जाती हैं। जो नहीं होती हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे देश में एक तरीके से मिलिट्री का ही रूल है, तो वहां पर अगर वो उसके खिलाफ वहां पे भावनाएं हैं भी लोगों के बीच में, बलूचियों में, गिलगित वालों के बीच में और पख्तूनों के, सिंधियों के बीच में, लेकिन बेचारे क्या करेंगे। आर्मी ने उनके ऊपर अंकुश लगा रखा है, पूरे तरीके से आदमी के जूतों के नीचे बैठे हुए हैं वो सब लोग। वो गाली गलौज का काम नहीं करते हैं जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में होता है, वो सीधा गोली चलाते हैं। तो एक प्रकार से ये भावनाएं जो है और सब देशों के अंदर चीन के खिलाफ उठनी शुरू हो गई है। और कोविड जो है, जहां जहां उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था, वहां कोविड ज्यादा फैल गया। आप इटली को देख लीजिए, मिलान में इस समय सबसे ज्यादा जो कारखाने हैं वो चीनियों के हाथ में आ चुके थे। जब यूरोप की जो कई देशों की संस्थाएं जो है कमजोर पड़ गई और उन पे यूरोपियन संघ ने उनके ऊपर तरह तरह के लाइबिलिटीज लगानी शुरू कर दी, कंडीशनैलिटीज लगानी शुरू कर दी, तो चीन निकल के यूरोप में भी पहुंच गया। चाहे वो ग्रीस हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, वो सब जगह वो बहुत तेजी से, आयरलैंड हो, सब जगह बहुत तेजी से पहुंच गया, पोर्चुगल में। तो वहां पे जो है फिर वो हालात बिगड़ने शुरू हुए और मिलान में चीनी लोग छुट्टियों के लिए गए अपना देश और लौटकर आ गए वुहान से, फिर वापस मिलान में आ गए। तो डायरेक्ट कनेक्शन था वुहान और मिलान में। तो और अमेरिका में भी देखिए, जब उन्होंने अब मालूम करने की कोशिश करी, अभी भी WHO में इसका वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और भारत के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस समय चेयरमैन है। तो अब वो हम चाहें या ना चाहें तो उनको चीन के बारे में ये मालूम करना होगा कि चीन की इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती थी। तो चीन के लिए बड़े शर्म की बात हो जाती है कि भारत जैसा देश जो है वो चीन के पर्दे खोलेगा, वो चीन के बारे में बताएगा कि कितनी इसमें गड़बड़ करी है। तो मेरे ख्याल से जो चीन जो है इस समय झेप में और थोड़ा सा अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता हुआ वो ये बड़ा रिएक्शनरी टाइप का सब ले रहा, अटेम्प्ट कर रहा है। और चूंकि हम पिछले कई सालों से, दशकों से हमने कोई परवाह नहीं करी, लद्दाख के लोग बेचारे रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन पे वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए ना, अब जब हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पैसे नहीं लिए अपनी जमीन के, उन्होंने फ्री में सारी खुशी खुशी अपनी जमीनें दे दी कि सब बनाइए, जरूर बनाइए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। तो एक जमाने में जब भारत कमजोर भी था तब भी वो भारत के साथ में थे, और जब भारत अपना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है तो उनको बड़ी खुशी हो रही है, वो भारत के साथ में पूरे आगे तरीके से निकल कर आ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की भी और बाहर के जो और देशों के लोग हैं उनकी भावनाओं की हम कदर करें और किसी तरीके से हम अपने रिलेशनशिप जो है, अपने टाई अप्स इन देशों के साथ में और अपने लोगों के साथ में ज्यादा तेजी से बढ़ाएं। जो आपने पहले बात कही थी कि जो हमारे अंदरूनी मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको हमें फैसिलिटेट करना है और प्रोडक्शन बेसिस को भी फैसिलिटेट करना है, किस तरीके से हम अंदरूनी अपने देश के अंदर उन सब सप्लाई चेन्स को ठीक स्ट्रेंथन कर सकते हैं और भी देशों के साथ में, चाहे एशिया में हो चाहे और जगह हो, उनके साथ में मिलकर हमको करने की आवश्यकता है। और रंजीत जी और प्रवीण जी ज्यादा इन चीजों को समझा सकते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा प्रैक्टिकल इसमें देखते रहे हैं। जी, तो जिस तरह शशांक जी आपने बताया कि दुनिया की सभी इकोनॉमीज को इस कोविड के जरिए महामारी फैलाकर शशांक जी इन्होंने नुकसान पहुंचाया चाइना ने, तो अब सारे दुनिया ये समझ रही है कि लोकल सप्लाई चेन पे फोकस करना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। जी शशांक जी। ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा है। किस तरह से पूरी दुनिया में महामारी से जो नुकसान पहुंचाया चीन ने, तो अब लोकल सप्लाई चेन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपने जिस तरह आप बता रहे थे कि किस तरह से ऐसा नहीं है कि चीन का सारा सामान सस्ता है, और इसका मैं भी खुद जानती हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद किचन का एक आइटम मंगवाया है जो कि अब क्योंकि ऐसा टाइम है कि आपको घर से कम निकलना है तो ऑनलाइन के जरिए आप मंगवा रहे हैं।
तो वो आइटम जो मैंने किचन का मंगवाया वो कम से कम लोकल मार्केट से 3 गुना महंगा था, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो अब लोकल में जब आप मंगा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता था कि वो कौन सा सामान बेच रहे हैं, कि वो कौन सी कंट्री में बना है, लोकल बना है कि चाइना में बना है। और जब वो आया तो पता चला वो उस पे बड़ा बड़ा लिखा था मेड इन चाइना। तो अब जिस तरह ये ऑनलाइन सेल है या ऑनलाइन जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स है, इस पर आपकी क्या कोई चर्चा हो रही है, किस तरह इनसे मुकाबला किया जाए, किस तरह, क्योंकि यहाँ भी लोकल भी बेचते हैं यहाँ पर। पूर्णिमा जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जो जितनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनका मुकाबला करने के लिए हमारे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के DPIIT मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया के साथ हम लोगों ने मिलकर के काम किया है। और एक पोर्टल भारत ई मार्केट, वो मैं समझता हूँ 15 जुलाई तक वो ऑपरेटिव हो जाएगा। तो अब लोगों को, और उसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो सुविधाएं आपको किसी भी पोर्टल में मिलती हैं। उसमें एक अतिरिक्त सुविधा ये है कि हर दुकानदार का ई शोरूम अलग होगा, और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी FDI पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स कंपनीज को ये बताना पड़ेगा कि वो जिसका माल बेच रहे हैं वो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। लेकिन मुझे आपको दुख के साथ बताना पड़ता है कि देश में जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो खासतौर पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कभी भी ये नहीं बताते कि ये माल किसका है, और ये उसकी जो डिटेल है उसको छुपा करके रखते हैं। आपने जो भी संभावना व्यक्त की है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 दिन पहले मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात करी है। कॉमर्स मिनिस्टर को मैंने एक चिट्ठी भेजी है और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी भेजी है, और हमने ये कहा है ई कॉमर्स कंपनियों को मैंडेटरी ये डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखें कि उस प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। और इसमें ये बंदिश खाली ई कॉमर्स पर लागू नहीं है, ये बंदिश हमारे व्यापारियों पर भी लागू होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, चाइना ने एक साल पहले चाइना ने शुरू कर दिया खेल कि उनको लगा जब ये, क्योंकि हम पिछले 4 साल से चाइना के उत्पादों का विरोध कर रहे हैं, तो पहले चाइना के प्रोडक्ट में लिखा आता था मेड इन चाइना। अब आपको जान के ताज्जुब होगा, अब उसमें लिख कर आता है मेड इन PRC। PRC का मतलब है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हमारे लोगों को यह भी समझना होगा कि मेड इन PRC या मेड इन चाइना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने हमारी बात को मान लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2, 3, 4 दिन में या 5 दिन के अंदर सरकार के नियमों में परिवर्तन होगा, और प्रत्येक ई कॉमर्स वाले को यह लिखना जरूरी होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। बहुत ही अहम ये डिसीजन होगा अगर कि ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप अगर ऑनलाइन भी कुछ बेच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री में बना है, कौन सी कंट्री में उसका ओरिजिन है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्योंकि जब हम रिटेल में कुछ भी खरीदने जाते हैं, दुकानों से कुछ खरीदने जाते हैं, तो उस पर साफ तौर पर लिखा होता है, हम टैग देख के सब कुछ चेक करके लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको इन्फॉर्म चॉइस नहीं है, जहां पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये जो खरीदार है उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। रंजीत जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि पूरी दुनिया को महामारी देने के बाद चीन पर लोगों का भरोसा बहुत कम हो गया है, और अब जो डिपेंडेंस है वो सभी देश चाह रहे हैं, जिस तरह चीन ने पॉलिटी किट भेजे, यूके में भेजे, भारत में भेजे, तमाम दुनिया के देशों में भेजे, कि अब लोकल सप्लाई चेन पर हमें अपनी जो निर्भरता है वो बढ़ानी चाहिए। नहीं, आपने बहुत सही कहा। देखिए, ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो रही है, चीन ने उसको रिप्लेस करके चाइना सप्लाई चेन कर दिया है। तब भारत को यह देखना पड़ेगा कि ये जो चाइना सप्लाई चेन को लोकल सप्लाई चेन से कैसे रिप्लेस करें। अब लोकल सप्लाई चेन बनाना है तो भारत को, भारत की सरकार को और भारतीय जो व्यापारी वर्ग हैं उनको सबको मिलकर के एक समन्वित रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि भारत में माल का उत्पादन सस्ते तरीके से अच्छी क्वालिटी वाले हों और चीन से होड़ कर सकें। अब देखिए, चीन के माल को रोकना है तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करके चीन के माल को सीधे तौर पर नहीं रोक सकते, उसके टैरिफ बढ़ा करके रोक सकते हैं। लेकिन टैरिफ कितना बढ़ाएं? चीन जो है अपने माल के निर्यात के लिए सब्सिडी देता है। चीनी
उत्पादकों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, इसीलिए चीनी माल विदेशों में सस्ते पड़ने लगते हैं। और इसका असर ये होता है कि जो दूसरे देशों में स्थानीय उत्पादक हैं उनका कारोबार ठप पड़ने लगता है। देखिए, एक मिसाल के तौर पर बताऊंगा कि 90 के दशक में 90 के दशक के शुरू में जो भारतीय दवा उद्योग था, एसेंशियल, ये आत्मनिर्भर था, लेकिन धीरे धीरे चीन ने उनका उत्पादन शुरू किया और सस्ते में भारत को सप्लाई करने लगा। और भारत की जो कई बड़ी कंपनियां थी, IDBL जैसे, इनका कामकाज काफी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे करके चाइना ने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई का एक वैकल्पिक स्रोत अपने को बना लिया और भारतीय कंपनियां बंद होने लगी। और आज हालात यह है कि 80% से अधिक भारतीय दवा उद्योग चीनी सप्लाई पर निर्भर हैं। अब यदि भारत बहुत ज्यादा बात करेगा कि हम चीन से सप्लाई को रोक देंगे, चीन से आयात नहीं करेंगे, तो चीन भी भारत को ब्लैकमेल करने के लिए कदम उठा सकता है कि उन एसेंशियल कमोडिटीज की, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई भारत को रोक दे, तो भारत का दवा उद्योग तुरंत ठप हो जाएगा। तो भारत को एक दीर्घकालिक रणनीति बना के चलना पड़ेगा, झटके में कोई कदम नहीं उठाना पड़ेगा, ताकि चीन जो है भारत की बाहें न मरोड़ने लगे। चीन चाहे तो देखिए, रेयर अर्थ का जहां तक एक मिसाल मैं दे सकता हूं, रेयर अर्थ के मामले में 90% जो है भारत चीन पर निर्भर है। अब रेयर अर्थ ऐसे दुर्लभ खनिज होते हैं जिनका जो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स होते हैं, उनमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। यदि चीन से उनका उत्पादन, उनका निर्यात भारत को रोक दिया जाए तो भारत के जो बड़े उद्योग हैं उनका कामकाज प्रभावित होगा। तो चीन भी भारत की बाहें मरोड़ सकता है। हमें इन बातों को ध्यान में रख करके ही चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि अभी खंडेलवाल जी ने वर्टिकल्स की बात की, तो कई वर्टिकल्स की बात की, 4 वर्टिकल्स की बात की, जिसमें उन्होंने एक साधारण उपभोक्ता उत्पादों की बात की, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां, अभी एम्बेसडर शशांक बता रहे थे। तो इन चीज़ों का आयात तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजली घर के उपकरण होते हैं जिनका निर्माण पहले भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता था, अब उनका विकल्प चीन बनने लगा है। तो और इन उपकरणों पर भारत की निर्भरता भी बढ़ गई है। भारत में बिजली घर खुल रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर चाहिए और दूसरे ऐसे ही उपकरण चाहिए। तो जो भारत से सप्लाई होते थे अब चीन से सप्लाई होने लगे हैं। जो दवा उद्योग है वो चीन से सप्लाई होने लगा है। तो इन्हें भारत में इनका उत्पादन कैसे शुरू किया जाए, कैसे फिर खड़ा किया जाए, इसके लिए भारत सरकार को, जो स्थानीय हमारे उत्पादक हैं, इनके साथ मिलकर के एक विशेष नीति तैयार करनी पड़ेगी, समन्वित तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम चीन का विकल्प बन सकते हैं और लोकल सप्लाई चेन बन सकते हैं। और न केवल लोकल सप्लाई चेन बन सकते हैं, बल्कि भारत एक ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो इसके लिए भारत को एक इकोसिस्टम देना पड़ेगा, ताकि भारत के उत्पादक जो हैं वो चीन के उत्पादकों से होड़ कर सकें और फिर एक लोकल सप्लाई चेन का एक बड़ा आधार बन सकें। जी रंजीत जी, जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां हमारी डिपेंडेंस, हमारे जो लोकल उद्योग थे उन पर खत्म होके चीन पर बढ़ गई, चाहे फार्मा की बात हो, चाहे हम पावर की बात करें, टेलीकॉम में भी एक डिपेंडेंस है। तो किस तरह के हमारे लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए जिससे कि हम ये हमारी सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके? देखिए, इन सब उपकरणों की जो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, इन सब उपकरणों को बनाने की भारत में क्षमता है। भारतीय उद्योग इन सबका उत्पादन कर सकता है, विकास कर सकता है और भारतीय उद्योग को सप्लाई कर सकता है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, भारत अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, भारत हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे कदम बढ़ा चुका है। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास क्षमता नहीं है। केवल भारत में जो घरेलू नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि भारत के उद्योगपति हैं वो भारत में ही इन सामानों के उत्पादन के लिए निवेश करें और भारत को उत्पादन का आधार बना करके विश्व निर्यात में अपने कदम बढ़ाएं। तो इसके लिए भारत सरकार को एक ऐसा, अभी जैसा मैंने कहा, इकोसिस्टम देना पड़ेगा और ताकि भारत में ही इन चीजों का उत्पादन शुरू हो सके। और इसके लिए भारतीय उद्योग जगत को एक समुचित रणनीति के साथ लेकर के उन्हें आगे बढ़ावा देना होगा। जी, तो प्रवीण जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह रंजीत जी बता रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी अगर चीन से कम्पीट करना है, तो ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है या हमारे उद्योग हैं वो किस तरह की सपोर्ट की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं अगर उन्हें चीनी गुड्स से कम्पीट करना है? तो पूर्णिमा जी, मैं रंजीत जी की बात से पूरी तौर पर सहमत हूँ और हमने सरकार को भी ये कहा है और अनेक मंचों पर हम कह रहे हैं कि अब हमें चाइना के, हम अभी जैसे रंजीत जी बता रहे थे कि वो हमारी बाह मरोड़ सकता है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो चाइना के इस बढ़ते खतरे को देख के सरकार को, उद्योग को
और व्यापारियों को, तीनों को एक साथ बैठना पड़ेगा। एक साथ बैठ करके एक कंसोलिडेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पॉलिसी के गोल तय करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। और जैसा मैं रंजीत की बात से पूरी सहमत हूँ। पहले बिजली के ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ बन रहे थे, एपीआई 100% हमारे यहाँ बन रहा था। चाइना ने बहुत पहले इस बात को भापा और हिंदुस्तान के बाजार पर, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे करके उसने हमें अपने सामान का आदी बना दिया। जिसका कारण यह है कि आज हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि अगर हम चाइना का ज्यादा बहिष्कार करेंगे तो फिर चाइना हमारी बात तो नहीं मरोड़ देगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी पर सीधे तौर पर यह हमला है। तो हमें इन तीनों वर्गों को, सरकार, उद्योग और व्यापारी, इनको बैठ करके बात करनी पड़ेगी। पहले वो आइटम लिस्ट करने पड़ेंगे जिनको हम शॉर्ट टर्म में अपने यहाँ उनकी कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं, मिड टर्म में किसके कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में किसके कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑल्टरनेट चाइना के खोजने पड़ेंगे कि जब तक हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, चाइना के अलावा और कौन से देश हो सकते हैं जहां से हम सामान लें। उसमें एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट है, निकलते हैं तो चाइना का विकल्प ताइवान है। तो यह हमें करना है। दूसरा, हमने सरकार को कहा है कि हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार एक स्पेशल क्लस्टर बनाए और वो क्लस्टर केवल इस काम के लिए काम करे कि जो चाइना के उत्पाद हैं उनको खत्म करके हम यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का बनाए। सरकार को उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराना पड़ेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराना पड़ेगी। और सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है कि आपको सिंगल विंडो परमिशन सरकार को देनी पड़ेगी। ऐसे 3-4 उपाय की सरकार करती है तो हमारा उद्योग और लघु उद्योग वो पूरी ताकत से तैयार है, उनकी कैपेसिटी है और उनमें एनर्जी है। और खासतौर पर इस समय जब चाइना के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सरकार को कभी नहीं मिल सकती है। आज इमोशंस भी है, आज एनर्जी भी है, आज हिम्मत भी है, तो क्यों ना हम इन सबको कंबाइन करके एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी बनाए जिसमें हर एक के रोल डिफाइंड हो और हम चाइना को उसी के हाथ लेके चाइना को हरा सकते हैं। तो जो आपने कैप्शन दिया कि इकोनॉमिक बैन लिफ्टिंग, इकोनॉमिक बैन हमें चाइना पर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर चाइना की हरकत रुकेगी। और मैं आपको फाइनली एक बात और कह दूं, मैं बहुत विदेशों में घूमता हूं और अनेक फोरम पर भी मैं बात करता हूं। लोग इस इंतजार में हैं कि कौन चाइना को टक्कर दे सकता है, और यदि हिंदुस्तान को में लोगों को ये कुवत दिखाई देती है तो वर्ल्ड की अनेक कंट्रियां हमारे साथ मिलकर के काम करने को तैयार है। जी, शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या भारत कोई नेपाल या पाकिस्तान नहीं है जिसको चाइना एक तरफ से बॉर्डर से बरोड़े और दूसरी तरफ अगर हम उनकी सामान का बहिष्कार करें तो वो दूसरी तरफ से हमें ब्लैकमेल करे। क्या भारत किस तरह से अपना इंपोर्ट बिल कम करे चाइना से? जी शशांक जी। जी रंजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह चर्चा हो रही है कि आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है चाइना हमारी, एक तरह अगर हम उसके सामान का बायकॉट करते हैं, जिस तरह ऑल्टरनेटिव मार्केट हमें ढूंढने की बात कर रहे हैं प्रवीण जी, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्यों हम किसी को अलाउ करें कि वो हमें दोनों फ्रंट पे ब्लैकमेल करें? देखिए, जिस तरह से हमारी निर्भरता चीन के उत्पादों पर बन चुकी है, हम एक झटके में उससे हाथ नहीं छुड़ा सकते हैं। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म रहेगा, इसमें कई साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात हमने चीनी सामानों का आयात बंद कर दिया और हम जो है कि किसी परेशानी में न पड़े। जरूर हम परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कई उद्योगों का कामकाज प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चीन से जो आयात हो रहा है, कच्चा माल भी भारत आयात करता है, कई हाई टेक्नोलॉजी गुड्स भी आयात करता है, उनके सहारे ही भारत के कई उद्योग चल रहे हैं। तो इनका विकल्प बनने के लिए भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा और एक भारत में समुचित माहौल देना पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि कोविड महामारी के बाद चीन से कई विदेशी कंपनियां चीन से बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बाहर जाने की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भारत आना चाहते हैं।
वो भारत तभी आएंगे जब वो वियतनाम है या फिलीपींस है या जो दूसरे छोटे देश है वो तुलनात्मक तौर पर बेहतर मौका देने को तैयार हैं। तो भारत क्यों आएंगे? भारत को देखना पड़ेगा कि उनसे बेहतर अवसर भारत में प्रदान करें, भारत में संभावनाएं प्रदान करें, तभी जाकर के चीन में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं वो भारत में आने को तैयार होंगी। तो भारत को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कमियां हैं जो वियतनाम और जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, चीन के दूसरे छोटे देश हैं, जो भारत से बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। तो उन देशों के हालात देख करके भारत को अपने यहाँ सुधार लाना पड़ेगा। जी प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपको लगता है कि एक योजना बनाई जानी चाहिए, चाहे पॉलिसी लेवल हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, कि जिस तरह चीन को एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया जा सके। पूर्णिमा जी, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, जैसा शायद रंजीत जी ने कहा था इस डिबेट के शुरू में कि चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करता है और उसको मतलब ये है कि आप बनाओ, अगर कुछ डेफिसिट होगा तो चाइना पे करता है उसको, इसीलिए चाइना में मास प्रोडक्शन होता है। मेरा कहना यह है, आज जिस परिस्थिति में हम लोग खड़े हैं उस परिस्थिति में यदि हमें चाइना का विकल्प बनना है तो सरकार को एक बात जरूर तय करनी होगी कि सरकार को प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स हमारी इंडस्ट्री को देने होंगे, खास तौर पर उस इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री चाइना के विकल्पों को बना रही है, तब जाकर के हम पे चाइना के बराबर खड़े होंगे। तो एक तो मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि खास तौर पर हमें वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होंगे जहां पर हम इमीडिएट काम कर सकते हैं और जहां पर तुरंत हम चाइना का विकल्प बन सकते हैं। तो एक बात तो आप पक्का सोचते हैं, आज इस परिस्थिति में चाइना हमारी अगर आर्म ट्विस्टिंग करने को तैयार है, तो यदि हमने चाइना को अब नहीं रोका तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों में पीछे हो जाएंगे। मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार करता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों के अंदर हमारे उद्योग और हमारे व्यापारी अपने लालच में फंसे रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि चाइना किस तरीके से उनके मार्फत हमारे देश में आ रहा है, और सरकारें भी इस दोष से बच नहीं सकती हैं। सरकारों ने कभी इस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाई कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सोचे। तो इसीलिए आज इस स्थिति का निर्माण हो गया कि हमारी निर्भरता चीन पर बन गई है। मुझे लगता है अब सब लोगों को गंभीरता से बैठना चाहिए, सरकार को किसी से भी सहयोग लेना चाहिए। हम सब सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और एक वेल डिजाइंड फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनानी है, ठंडे दिमाग से स्टडी करने के बाद। और फिर उनके दो ही काम हो सकते हैं, या तो हम अपने आप उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को अनाउंस कर दें, या हम चाइना का ऑल्टरनेट तलाश लें जो हमारे को हमारी प्रोडक्शन में मदद करे। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके यदि सरकार सामूहिक निर्णय लेगी बातचीत करने के बाद, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हम चाइना का विकल्प नहीं बन सकते हैं। रास्ता थोड़ा टेढ़ा जरूर है, हो सकता है और रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन देखिए चाइना भी आज हमारे हिंदुस्तान में 25 सालों के अंदर में आया है, एक रात में नहीं आ गया। इसीलिए उसकी निर्भरता को कम करने के लिए हमें भी कम से कम 5 से 10 बरस का समय लग सकता है। लंबा रास्ता, विजन क्लियर, डॉक्यूमेंटेड सारा हो, तो मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि हिंदुस्तान हर हालत में न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। और रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि हमारे बॉर्डर के गांव है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो खाली हो जाते हैं। तो और भी कई ऐसे चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, और भी कई ऐसी बातें हैं, कई पॉइंट्स है। तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लानिंग क्या होना चाहिए पॉलिसी लेवल पर, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, और किस तरह की दिक्कतें जो हमारे लोकल ट्रेडर्स फेस करते हैं उसका समाधान हो सके पॉलिसी लेवल पर, जिससे वो कॉम्पीट कर सके। सबसे पहले तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि जो सीमांत गांव हैं, वहां जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या रहती हैं, और सीमांत इलाकों में उन्हें किस तरह से मदद दी जा सकती है कि वो अपने पांवों पर रहें और उस इलाके को छोड़ कर न जाएं।
यदि वो इस इलाके की आर्थिक गतिविधियों से उनका हित जुड़ा रहेगा तो वो इस इलाके में बने रहेंगे और वे भारत के सबसे बड़े पहरेदार माने जाएंगे। भारतीय जवानों से अधिक पहरेदार हम उन्हें, अधिक मजबूत पहरेदार हम उन्हें मान सकेंगे, क्योंकि वहां रह करके वो भारत की जो संप्रभुता है, सबसे बड़े प्रहरी तो सीमांत गांव के लोग के रहने वाले लोग ही माने जा सकते हैं। तो इसीलिए सीमांत गांवों में जो लोग रहते हैं उन्हें उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का, वहां टिक कर के रहने की मौका प्रदान करने का जो विशेष नीति होनी चाहिए भारत सरकार की, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अभी तक जो खास करके लद्दाख के इलाके में जो सीमांत गांव हैं, वहां पर लद्दाख के लोग अपने पशुओं को लेकर के चारा चराने के लिए उस इलाके में जाते थे, तो चीनी जवानों ने उन्हें रोकना शुरू किया कि ये इलाका हमारा है, इधर मत आओ। तो उन भारतीय लद्दाखी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जवानों ने कभी आगे बढ़ करके कदम नहीं उठाया। उनकी रक्षा के लिए कभी कोई जो जवाबी कदम होना चाहिए वो नहीं उठाए। तो धीरे धीरे करके वो इलाका खाली होता गया और धीरे धीरे उन इलाकों पर चीनी सेना ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और धीरे धीरे उन चीनी सेना ने कहना शुरू किया कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये यहाँ तक है। और इसी तरह जो चीन की रणनीति है वो कामयाब होती गई और आगे बढ़ती गई। तो भारतीय इलाके में चीन का कब्जा बढ़ता गया और यही वजह है कि जो सीमांत गांवों का जो नेग्लेक्ट भारत सरकार ने किया है उसका नतीजा भी हम आज भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह इस कार्यक्रम में चर्चा की गई कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सके, किस तरह हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, सरकारों को भी संवेदनशील होना होगा, उन्हें भी अपनी नीतियों में ईमानदार होना होगा अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये जिस तरह प्रवीण जी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से चीन ने भारत में इतना बड़ा इंपोर्ट हमारा बिल हो गया चीन से, इसमें लंबा समय लगा। तो ये ग्रेजुअली हो, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने विचार इस कार्यक्रम में साझा किए। रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रवीण खंडेलवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।